मैं बड़ी बेचैनी से अपनी माँ के काम पर जाने का इंतजार कर रहा था ताकि आज मैं सच जान लूं। जब तक मुझे हकीकत का इल्म नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलता। और मुझे मालूम भी नहीं था जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वाकई में वो सच था या महज मेरा वहम था। 12 बजने को आए थे। अब्बा तो काम पर चले गए थे। वो रात को देर से आते थे। अब मैं कब से इस इंतजार में था कि कब अम्मी जाती हैं। दिन सर पर चढ़ आया था। सारे घर में खामोशी का राज था। अम्मी जल्दी जल्दी घर की सफाई कर रही थी। खामोशी की वजह से घर में सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और झाड़ू की आवाज गूंज रही थी। कल रात आने वाले तूफान की वजह से सारा घर मिट्टी से अटक गया था और सारा घर दरख्त के पत्तों से भर गया था। अम्मी को काम पर जाने की जल्दी थी। वो जितना जल्दी जाने की कोशिश करती उतना ही लेट होती जा रही थी। मेरी सौतेली बहन सैरिश जो अम्मा के पहले शोहर से थी वो भी अम्मी का हाथ बटा रही थी। वो भी अम्मी की तरह बिल्कुल खामोशी से काम कर रही थी। दोनों माँ बेटी का एक ही मिजाज था। वो दोनों चुपचाप बिला जरूरत नहीं बोलती थीं। काम खत्म हो गया था। अब अम्मी चली गई थी। उनके जाते ही सैरिश अंदर से तेल की बोतल लेकर आ गई और मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मैं चुपचाप आकर बैठ गया। मैं 16 साल का था जब मैं और मेरी बहन घर पर अकेले होते तो बहन बोलती कि आओ तुम्हारे सर पर मसाज कर दूं। जैसे ही वो ऑयल मेरे सर पर लगाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मालिश की वजह से मुझे सुकून मिलता है जिसके बाइस मैं सो जाता हूँ। मगर एक चौंका देने वाली बात थी जो मुझे शदीद परेशान कर रही थी। इस बात का जिक्र भी मैंने किसी से नहीं किया कि सब मुझे पागल समझते। जब मेरी आंख खुलती तो मेरा लिबास तब्दील हुआ होता। ऐसा लगता जैसे किसी ने मुझे नहलाया हो या मेरा लिबास तब्दील कर दिया हो। लेकिन मैं तो सो जाता था। पहले पहल तो मैंने इस बात को अपना वहम समझा मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा यकीन पुख्ता होता गया। मुझे नशा आवर दवा देकर बेहोश किया जाता था और जब उठता तो मेरा लिबास तब्दील हुआ होता। कोई ऐसे कैसे कर सकता है जबकि घर में हम दोनों बहन भाई के अलावा कोई नहीं होता था और ना ही कोई आता जाता था। मेरी बहन सैरिश तो ऐसी हरकत कर नहीं सकती थी तो फिर कौन था जो ऐसा कर रहा था। मैं जब जब अपनी बहन से इस बात का जिक्र करता तो बहन मुझे पैसे देकर चुप करवा देती और कहती कि तुम नहाकर यही कपड़े पहनकर सोए थे। तुम बातें भूलने लगे हो। लगता है तुम्हारा हाफसा कमजोर हो गया है। डॉक्टर को दिखाकर आओ। बहन की बातें मुझे गुस्सा दिलाती थीं मगर जब्त करके चुप कर जाता था। मेरी बहन सैरिश रोज ऐसी कोई न कोई बात करके मुझे चुप करवा देती थी मगर मैं अब बच्चा नहीं रहा था जिसे कोई खिलौना या खाने की चीजें देकर बहलाया जाए। मैं जवानी में कदम रख रहा था और ये बात मुझे सख्त परेशान करती थी कि मेरी लाइल्मी में कोई और मेरे कपड़े तब्दील करता है और मुझे नहलाता भी है। मैं तो बहुत शर्मीला लड़का था। मैं तो बचपन में भी किसी के सामने कपड़े तब्दील नहीं करता था। अब तो मैं जवान हो चुका था और उस दिन मैंने मसाज करने वाला तेल बदल दिया और जब मेरी बहन मेरे सर का मसाज करने लगी तो मैंने सोने का नाटक किया था। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी बहन ने मुझे आराम आराम से पहले नीचे लिटाया और बाहर चली गई। इसका मतलब मेरा शक सही निकला था। तेल में ही कोई ऐसी दवा मिलाई गई थी कि जिसको लगाते ही मैं बेहोश हो जाता था। कुछ देर बाद सैरिश कमरे में वापस आ गई। उसके साथ कोई और भी था। आंखें बंद करने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया था। उसने आते ही मेरा लिबास तब्दील किया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं कोई बच्चा तो था नहीं जो कोई और मेरा लिबास तब्दील करता। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी उठ जाऊं मगर मैं ये देखना चाहता था कि सैरिश मेरे साथ करती क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मुझे ये देखना था कि आखिर सैरिश मेरे साथ करना क्या चाहती है। मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर कर पड़ा हुआ था। मुझे शदीद अफसोस हो रहा था अपनी बहन पर जो मुझे बेहोश करके जाने मेरे साथ क्या करती थी। अब जब मैंने सब जानने का फैसला किया ही था तो मुझे हिम्मत करनी थी। आने वाले वक्त के खौफ से मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं कर रहा था। मेरी परेशानी अरूज पर थी जब मुझे लगा कि किसी ने मुझे उठाकर बेड पर सुलाया है। मेरे साथ ये क्या करने वाले थे कोई मुझे बताने वाला नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था जरूर मेरे साथ कोई गलत हरकत होने वाली है। ये सोच सोच कर मेरी हालत बुरी होती जा रही थी। अचानक कोई मेरे करीब आया और मुझे छूने लगा था।
اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا میں نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ اپنی بہن پر جب میری نظر پڑی تو اس کو اس حالت میں دیکھ کر، اس کا لباس دیکھ کر مجھے لگا یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا، یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سب کچھ ختم کر دوں۔ سحرش کا لباس دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کے بعد جو حرکت میری بہن نے میرے ساتھ کی، میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ کیونکہ میرا نام سجاد ہے، ہم لوگ بہت غریب تھے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ممتا کے سائے سے محروم پایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ میرے باپ نے جس حد تک ممکن ہو سکا مجھے پیار دیا، میرا خیال رکھا، ماں باپ دونوں بن کر مجھے پالا پوسا۔ جو خود کام پر جاتے تو مجھے پھپھو کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے، مگر پھپھو کے بچے بہت چالاک تھے، بات بات پر ہاتھا پائی پر اتر آتے۔ ابا جب کام سے واپس آتے تو روز مجھے نئی چوٹ لگی ہوتی اور پھپھو ابا کے سامنے شرمندہ ہو جاتی۔ قصور پھپھو کا بھی نہیں تھا، وہ کام کاج میں مصروف ہوتی تھی، پھر بھی بار بار آ کر اپنے بچوں سے بولتی تھی، خبردار جو کسی نے سجاد کو مارا۔ مگر ان کے بچے ان کی باتیں کہاں سنتے تھے، وہ مجھے بہت مارتے تھے، میرا مذاق اڑاتے اور مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ ابا اسی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے تھے، کبھی کسی پھپھو کے گھر تو کبھی کسی خالہ کے گھر چھوڑ کر جاتے، ایسے انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ سب نے ابا کو سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ ابا نے کہا دوسری شادی اسی صورت میں کروں گا جو لڑکی میری طرح کے حالات سے ہی گزری ہو، تاکہ میری پریشانی سمجھ سکے۔ تبھی پھپھو والوں نے ابا کی شادی نائلہ سے کروائی۔ وہ ایک بیوہ خاتون تھی، ان کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی جو مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھی، اس کا نام سحرش تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی چپ چپ رہتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں بھی حالات کی چکی میں بری طرح پس کر آئی ہوں۔ اپنوں کی بدسلوکی برداشت کرتے کرتے دونوں ماں بیٹی پتھر کی بن گئی تھی۔ نائلہ امی اور سحرش نے بہت تکلیفیں دیکھی تھی۔ جب میری سوتیلی ماں کا شوہر مر گیا تو ساس نے ان پر بہت ظلم کیا تھا۔ رشتے دار تو ویسے ہی برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ مجبوراً وہ دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئیں۔ میرے ابا بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے سحرش کو کھلے دل سے قبول کیا تھا، بلکہ نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنی بیٹی بھی مانا۔ ابا نے امی سے کہا تم سجاد کی ماں بن جاؤ اور میں سحرش کا باپ بن جاؤں گا۔ جب ابا کی شادی نائلہ امی سے ہوئی تو میں اس وقت 4 سال کا ہو چکا تھا۔ ابا کی دوسری شادی سے یہ ہوا کہ اب مجھے کسی کے گھر نہیں جانا پڑتا تھا، میں اپنے گھر میں مزے سے کھیلتا گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ امی مجھے نہیں ڈانٹتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی، اور سحرش بھی مجھ سے پیار سے بات کرتی تھی۔ سحرش کے روپ میں مجھے بہن مل گئی تھی۔ اب ابا بھی آرام سے کام پر چلے جاتے تھے، انہیں پیچھے میری فکر نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی شریف بچہ تھا، امی اور سحرش کو بالکل تنگ نہیں کرتا تھا، اس لیے انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا، مگر ہمارے گھر کے حالات جو پہلے بھی کچھ خاصے اچھے نہیں تھے، اوپر سے مزید بہت خراب ہو گئے۔ ابا جس کارخانے میں کام کرتے تھے وہ بھی بند ہو گیا۔ ہم سب بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ مجبور ہو کر امی نے ایک گھر میں صفائی کا کام شروع کیا تھا، اور ابا پیٹرول پمپ پر کام کرتے تھے، مگر تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ نوکری چھوڑ کر گھر پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، اگر گھر بیٹھ جاتے تو فاقوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا، مگر فیس نہ دینے کی وجہ سے میں اسکول نہیں جا رہا تھا۔ جبکہ سحرش میٹرک کر کے گھر بیٹھ گئی تھی، ابا اور امی باہر چلے جاتے تو میں گھر پر رہتا تھا، کیونکہ سحرش گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ ابا امی بول کر جاتے تھے کہ گھر پر ہی رہنا، جوان لڑکی گھر پر اکیلی ہے، لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ابا اور امی باہر جاتے تو سحرش کہتی سجاد تمہارے بال خراب ہو رہے ہیں، آؤ میں تمہارے سر پر تیل کی مالش کرتی ہوں۔ میں خوش ہو جاتا تھا اور سحرش سے سر پر تیل کی مالش کرواتا تھا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ سحرش بولتی تھی کہ 2 ہفتے روزانہ ہی تمہیں ایسے مالش کروانا ہوگی، پھر تمہارے بال اچھے ہو جائیں گے۔ میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ سحرش میرے ساتھ بہت اچھی تھی، ورنہ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی ایسے لگتا تھا وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں گم ہے، یا اسے کوئی پریشانی ہو۔ میرے کوئی خاص دوست بھی نہیں تھے جن کے ساتھ میں کھیلتا، بس میرے دوست سکول کی حد تک ہی محدود تھے۔
सैरिश मेरे सर की मालिश करती तो मुझे एक सुकून मिलता और मैं नींद की वादी में उतर जाता। लेकिन हैरत की बात यह थी, तेल की मालिश करवाने के बाद 3-4 घंटे तक मैं सोया ही रहता, और जब नींद से जागता तो ऐसे लगता था मैं सोकर नहीं उठा बल्कि बेहोश था। मुझे भी कुछ याद नहीं रहता था। तब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता, और हैरत वाली बात यह थी कि जब मैं उठ तो मेरे कपड़े बदले हुए होते थे। मैं सैरिश से पूछता कि मेरे कपड़े कौन बदलता है। सैरिश बात को टाल जाती थी। मुझे मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलते थे। एक रोज मैं इसी परेशानी में छत पर टहलने लगा और इसी बारे में सोचने लगा, जब अचानक मेरी नजर उस जोड़े पर पड़ी जो सुबह मैंने पहना हुआ था, और वो गीला था, साफ लग रहा था। अब कुछ देर पहले ही धोकर सुखाने के लिए लटकाया गया था, लेकिन वहां पर और कपड़े टंगे हुए नहीं थे। सिर्फ एक ही मेरा जोड़ा टंगा हुआ था। अम्मी तो घर पर थी नहीं। जाहिर सी बात है, सैरिश ने मेरे कपड़े धोकर सुखाने के लिए लटकाए थे, मगर मैंने इस बात का जिक्र सैरिश से नहीं किया था। अब यही रोज का मामूल हो गया था। जब भी मैं छत पर जाता, मेरा वो जोड़ा जो मुझे तेल लगाने से पहले बनाया हुआ होता था, वो धुलकर टंगा हुआ होता था। और यहीं से मेरे दिल में शक पैदा हुआ था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, सैरिश झूठ क्यों बोलती है, मुझसे क्या छुपा रही है, और मेरे कपड़े कौन तब्दील करता है और क्यों करता है। ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। बहरहाल, इतना तो मैं जान गया था, इस तेल में ही कुछ ऐसा है जिसको लगाने से ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं बाजार से दूसरा तेल लेकर आ गया और सबसे छुपकर घर वाला तेल दूसरी बोतल में डालकर बाजार वाला तेल उसके अंदर डाल दिया, ताकि सैरिश को मुझ पर शक ना हो। आज सच खुलकर सामने आने का वक्त आ गया था। सैरिश से भी मेरा दिल खट्टा होता जा रहा था। मैंने भी अब उससे ज्यादा बात करना छोड़ दिया था, और सच ये भी था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जब तक ये मैं गत्थी नहीं सुलझाता, मुझे चैन नहीं मिलना था। आखिरकार अम्मी का काम खत्म हुआ, और जब अब्बा और अम्मी काम पर चले गए तो रोज की तरह सैरिश मुझे बोली, सज्जाद, तुम्हें तेल लगाने का वक्त हो गया है। मैं चुपचाप नीचे बैठ गया, जबकि सैरिश चारपाई पर बैठ गई और मुझे तेल की मालिश करने लगी। मैंने थोड़ी देर के बाद ऐसा दिखाया कि जैसे मैं सो गया हूँ, मगर मैं जाग रहा था। सैरिश ने मुझे आवाज दी और मेरा गाल थपाया। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूँ, तब सैरिश ने मुझे आराम आराम से जमीन पर लिटा दिया और शायद खुद बाहर चली गई। तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई और कदमों की चाप मुझ तक आती महसूस हुई। मैं समझ गया था वहां पर और कोई भी था, सैरिश अकेली नहीं थी। ये सोचकर मुझे ज्यादा डर लगने लगा था। मेरा सारा वजूद मुझे ठंडा होता हुआ महसूस हुआ था। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि घर से कोई बाहर का फर्द भी इस खेल में शामिल होगा, मगर ये महज कौन हो सकता था। अब मुझे उठाकर किसी गाड़ी में लिटाया गया था। मेरे लिए एक एक बात चौंका देने वाली थी। पहले बाहर का कोई शख्स अंदर आया, अब ये गाड़ी, ये क्या चक्कर था। अब सैरिश की सरगोशी नुमा आवाज आ रही थी। सैरिश बोल रही थी, जल्दी करो, हमें पहले ही काफी देर हो गई है। इससे पहले कि अब्बा घर वापस आ जाएं, हमें वापस भी लौटना है। सैरिश की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी जब गाड़ी किसी जगह आकर रुक गई। मुझे कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पर डाला और मुझे कहीं ले जा रहे थे। मैं बहुत खौफजदा था। ऐसा लग रहा था किसी अस्पताल में ले जाया गया है। मेरे साथ जाने क्या होने वाला था। क्या मेरा कोई गुर्दा वगैरह तो बेचने वाले नहीं थे। आजकल तो ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे थे। लोगों को बेहोश करके उनके गुर्दे वगैरह निकाल कर करोड़ों में बेच दिए जाते थे, और अगले इंसान को मालूम भी नहीं हो पाता था कि उसके साथ क्या हो चुका है। मुझे एक जगह लाकर रोक दिया गया। वहां पर काफी शोर था। जब मुझसे मजीद सब्र नहीं हुआ, मैंने आंखें खोल दी और एकदम उठ खड़ा हुआ। सब मुझे देखकर चुप हो गए थे। ऐसा लगता था सबको सांप सूंघ गया हो। मेरी नजर जब सैरिश पर गई, उसका लिबास और हुलिया देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया था। किसी भी भाई को अपनी बहन को इस हुलिये में देखना शर्म से डूब मरने का मकाम होता है। सैरिश एक तवाइफ का रूप अख्तियार किए खड़ी थी। शुरू में तो मुझे लगा मैं किसी कोठे पर आ गया हूँ। वो किसी कोठे का ही नक्शा पेश कर रही थी। सैरिश अब डर रही थी। खौफ उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। मैं उसका सच जान गया था। तब सैरिश मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। यहाँ कोई तमाशा ना करना, यहाँ ड्रामे की शूटिंग हो रही है। तभी मेरी नजर जवाद पर पड़ी।
मैं उसे देखकर समझ गया कि यही सहरिश के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वहां पर खड़े बाकी सारे चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। यहाँ एक स्टेज ड्रामा चल रहा था जिसमें सहरिश तवाइफ बनी हुई थी और मैं सहरिश का बीमार भाई जो किसी बीमारी की वजह से बेहोश होता है। उस वक्त मुझे सहरिश ने बताया कि वो अपने हालात और गुर्बत से तंग आ गई थी। अपने घर वालों की परेशानियां उससे देखी नहीं जाती थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, मगर जहाँ पर खाने के लाले पड़े हों वहाँ शादी का खर्चा कहाँ से पूरा होता है। सहरिश ने बताया कि वो अपने मोहल्ले के लड़के जवाद को पसंद करती है जो स्टेज ड्रामों में काम करता है। उसी ने सहरिश को समझाया कि तुम भी मेरे साथ चलो और स्टेज ड्रामा करो, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा और तुम्हें अपने काम के पैसे भी मिल जाएंगे और तुम खुद ही अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर लोगी। सहरिश ने रोते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान जवाद ने बताया कि डायरेक्टर साहब को एक ऐसा लड़का चाहिए जो मरीज का किरदार अदा करे और वो ड्रामे में तुम्हारा भाई बना होगा। ड्रामे में यही दिखाना होगा कि तुम अपने बीमार भाई की वजह से तवाइफ बनने पर मजबूर हो गई थी। तभी मेरे जहन में धमाका हुआ और मैंने जवाद से बोला, हम वैसे भी तो सज्जाद को बेहोश करते हैं, तो क्यों ना हम उससे ही ये काम करवाएं। वो तो वैसे भी बेसुध होकर पड़ा होता है। हम डायरेक्टर साहब को यही कहेंगे कि वाकई में मेरा भाई बीमार है और इसे आप इस रोल पर रख दें ताकि आपको सवाब भी मिल जाएगा और मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। इसके हिस्से के मिलने वाले पैसे हम अपनी शादी के लिए जमा करेंगे। जवाद को मेरी बात बहुत पसंद आई थी। हमने डायरेक्टर से ये बात की तो वो राजी हो गया, क्योंकि वो एक नरम दिल इंसान था। अब जवाद तुम्हारा लिबास तब्दील करना था और हम डायरेक्टर की शूटिंग वाली कार लाकर तुम्हें ले जाते थे, क्योंकि कुछ रोज तक तो सब सही चल रहा था। फिर तुम्हें शक होने लगा, मगर वापसी पर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता था कि तुम्हें फिर से वही लिबास पहना दें, क्योंकि अम्मी के आने का वक्त हो जाता था। इसलिए जवाब जल्दी चला जाता था। मगर आज अचानक से तुम्हें होश आ गया। ये तेल में बेहोशी की दवा मिलाने वाला आइडिया भी मुझे जवाब ने दिया था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेहोश किया था। अगर तुम होश में होते तो सब अम्मा अब्बा को बता देते, तो वो कभी मुझे ड्रामों में काम करने की इजाजत नहीं देते। अब्बू मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हैं। मैं अब्बू का बोझ कम करना चाहती थी। मेरा सका बाप ना होते हुए भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, माशरे में इज्जत दिलवाई और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं यतीम हूँ। मैं उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकती, कम से कम उनका बोझ तो कम कर सकती हूँ। सैरिश की बातें सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। सच में उसकी शादी की उम्र हो गई थी और वो तकरीबन 22 साल की हो गई थी। अगर उम्र थोड़ी बढ़ जाए तो रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं और गरीब लोगों के तो मसाइल भी ज्यादा होते हैं। बगैर जहेज के कोई गरीब की लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं होता। सहरी, ये सब तुम मुझे बता भी तो सकती थी, अम्मी अब्बू को भी इत्माद में ले सकती थी, वो तुम्हें मना नहीं करते। मैंने सहरिश को समझाना चाहा। सहरिश बोली, नहीं मेरे भाई, तुम नहीं समझते। अब्बा अम्मी कभी मुझे ये काम नहीं करने देते। मैं उन्हें जानती हूँ। अगर अब्बा को सिर्फ इतना पता चले कि मैं काम करना चाहती हूँ तो अब्बा बहुत उदास हो जाएंगे। वो बहुत ही कमजोर दिल के मालिक हैं, इसलिए मैंने उन दोनों को नहीं बताया। अब तुम भी उनको ये बात मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जवाद ने मुझे कहा, तुम भी हमारे साथ काम करो और अपने माँ बाप का सहारा बनो। तब मैं भी राजी हो गया। मैंने सैरिस से वादा किया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अम्मी और अब्बा भी घर आ गए थे। सैरिश ने खाना बना लिया था। हम सब ने साथ मिलकर खाना खाया। इस दौरान यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें होती रहीं। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैंने ड्रामों वाला काम छोड़ दिया। मैं वहाँ दिल लगाकर काम करने लगा। अब्बा अक्सर बोलते थे कि मुझे मेरे बच्चों पर फख्र है। अब सैरिश थोड़ी शर्मिंदा हो जाती थी, मगर मैंने उसे हर मोड़ पर हौसला दिया था। फिर एक दिन सैरिश ने भी वो काम छोड़कर घर में ट्यूशन सेंटर बना लिया था। अब हमारे घर के हालात काफी बेहतर हैं। जब जवाद का रिश्ता सैरिश के लिए आया तो सब बहुत खुश हो गए। जवाद सबका देखा भाला था, किसी को भला क्या एतराज हो सकता था। मैंने भी अब्बा से कहा, हाँ कर दें इस रिश्ते के लिए, जवाद अच्छा लड़का है। अब्बा ने हाँ कर दी और हमने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्चा करके सैरिश की शादी कर दी थी। अब सैरिश खुश थी, उसकी खुशी में हम सब ही खुश थे। जरूरी नहीं होता कि हम हर बात सबको बताते जाएं। अपने वक्त को अच्छा बनाने के लिए कुछ बातें दिल में भी रखनी पड़ती हैं, जिसमें किसी की भलाई होती है। अक्सर अपने प्यारों की खातिर बहुत सी बातों पर पर्दा रखना पड़ता है। इसलिए आज तक मैंने अम्मी अब्बा को पता नहीं लगने दिया कि सैरिश और जवाद ने मेरे साथ क्या हरकत की थी। जवाद ने भी वो काम छोड़कर अपनी करियाने की दुकान बना ली है और वो उसी में खुश है और आज हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं।